संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। धर्म प्रेमी बंधुओं, श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के पंचम अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अब हम अध्याय 5 में सर्वज्ञ देव द्वारा बताए गए जैन कॉस्मोलॉजी का अध्ययन करेंगे, जिससे हमारी ब्रह्मांड की रचना संबंधी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और हमारे मोक्ष मार्ग को और भी सुदृढ़ बनाएंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। तो ये जो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का जो डिवाइडेशन है, ये भी व्यवहार काल में घटित होता है। जो वास्तव में परमार्थ काल है उसमें कोई ये डिवाइडेशन नहीं है। उसमें तो केवल वर्तना लक्षण वाला एक समय का परिणमन है, उसमें सिर्फ होता है। मतलब वहां पर हम ये भी नहीं कह सकते प्रेजेंट है, वो तो सिर्फ होना मात्र है। जहां पर हमने प्रेजेंट कहा तो प्रेजेंट तब कहा जाएगा इफ वी नो समथिंग दैट इज पास्ट दैट इज फ्यूचर। अगर हम ये नहीं जानते हैं तो हम प्रेजेंट को भी नहीं जानते। तो जब हम किसी चीज को प्रेजेंट कह रहे हैं तो इसका मतलब है वी नो ऑल्सो पास्ट एंड वी वांट टू गो इन फ्यूचर। ये तभी संभव होता है जब हम एक चीज पर किसी पर भी टिक जाएं, चाहे पास्ट पर टिक जाएं चाहे फ्यूचर पर टिक जाएं। तो पास्ट हो या फ्यूचर हो या प्रेजेंट हो, कुछ भी हो, ये तीनों तरीके का जो काल है ये सब हमारे व्यवहार में आने वाला काल है। हम जहां खड़े हो गए बस वहीं प्रेजेंट हो गया, उससे पीछे पास्ट हो गया और उसके आगे फ्यूचर हो गया। जब जहां खड़े हो जाएंगे तभी समझ आ रहा है? हर चीज चली रही है, समझ आ रहा है? काल भी चल रहा है, हम भी चल रहा है। और काल क्या चल रहा है? काल को तो हमारे कारण से चलना पड़ता है। मतलब काल के ऊपर तो एक आरोप आता है, जब हम चलते हैं तो उस काल को कहना पड़ता है कि ये काल पास्ट हो गया। पास्ट तो कभी काल होता ही नहीं है। अगर काल देखा जाए तो काल तो टाइम इज ऑलवेज प्रेजेंट, समझ आ रहा है? टाइम तो हमेशा हो रहा है। उसको अगर हमने प्रेजेंट कहा, पास्ट कहा, फ्यूचर कहा, तो ये तो हम अपने अकॉर्डिंग उसको कह रहे हैं। द्रव्य में परिणमन हो रहा है तो हमें कहने को मिलता है कि ये पास्ट हो गया। काल तो काल है, टाइम तो टाइम है, हर समय पर है। तो ये जो हमारा एक कहना चाहिए व्यवहारिक तरीका है, वो व्यवहारिक तरीका ही इस काल को 3 भागों में बांटता है। बाकी ये काल का कोई टाइम बांटने का कोई तरीका है ही नहीं। काल तो माने एक निश्चय काल की दृष्टि से सब में बस वर्तना हो रही है, हो रहा है, बस उतना लक्षण वाला काल है। मुक्त तो वो काल कह रहा है। फिर जो शुरू हुआ वो सब कलेक्शन ऑफ टाइम है। क्या हो गया? हाँ, जहां पर कलेक्शन नहीं है वहां पर निश्चय काल है, और जहां से कलेक्शन शुरू हो गया वो व्यवहार काल हो गया, है ना? हर जो परिवर्तन होता रहा, एक समय, 2 समय, 3 समय, 10 समय, संख्या समय, असंख्या समय का परिवर्तन हो गया, उसको हमने एक नाम दे दिया आवली। असंख्या समय की क्या हो जाती है? आवली हो जाती है। जब हमारी जो नाड़ी चलती है इसको उच्छ्वास बोलते हैं। जो पल्स होती हैं इसको उच्छ्वास बोला जाता है और इसी को नापा जाता है। एक पल्स में आप ये समझ लो संख्यात आवलियां हो गई। कितनी संख्यात तो आवली हो गई। अब समय कितने हो गए? समय मतलब वो प्रदेश की तरह समय जो इनडिविजिबल टाइम है, वो जिससे कि छोटा कुछ नहीं होता, उसका नाम है समय। समय माने ये टाइम नहीं, घड़ी नहीं, समय स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम। वो उस समय में
अगर हमने असंख्यात समय जोड़ देंगे तब जाकर के एक आवली बनेगी। उसे समझने के लिए बताते, ये जो कर दिया ये तो बहुत बड़ा टाइम हो गया, ये भी आवली कहाँ हुई? पल्स तो उससे भी कम दिखाई देती है। एक पल्स जो चली उसमें संख्यात आवलियां हो गई। आप ऐसा करने में बहुत टाइम लगा दोगे, समझ आ रहा है? तो ये भी एक बहुत मोटा उदाहरण कोई लोग देते रहते हैं, ये तो कुछ समझ ही में नहीं आता, तो ये भी उसमें नहीं बैठता। असंख्यात समय की एक आवली, संख्यात आवली की एक नाड़ी, है ना, जिसे हम उच्छ्वास कहते हैं। और ऐसे 7 उच्छ्वासों का होता है एक स्तोक, उसकी संज्ञा क्या है? स्तोक। 7 उच्छ्वास हो जाएंगे ऐसे तो उसका बनता है स्तोक। और ऐसे 7 स्तोकों की बनता है एक लव, उसकी संख्या है लव, संज्ञा 7 स्तोकों, समझ आ रहा ना? और ऐसे 38.5 लव की होती है एक नाली। अभी तो बताई थी नाड़ी, अब बता रहा हूं नाली। उस नाली को बोलते हैं है घड़ी, समझ आ रहा है? और फिर जो है ऐसे 2 घड़ी की, 2 नाली की, एक जो है मुहूर्त हो जाता है। नहीं, एक घड़ी, एक नाली में 24 मिनट की नाली होती है, तो 2 नाली का एक मुहूर्त हो गया, 48 मिनट का एक मुहूर्त हो जाता है। अब एक मुहूर्त में अगर हम एक समय कम कर देते हैं तो उसे भिन्न मुहूर्त कहा जाता है। क्या समझ में आया? 48 मिनट का जो 48 मिनट्स में अगर हमने एक समय कम कर दिया तो वो कहलाता है भिन्न मुहूर्त। उसी को हम अंतर मुहूर्त भी कह लेते हैं, एक मुहूर्त के भीतर की चीजें, है ना? अब आप ये देखो कि एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर एक मुहूर्त में 3773 श्वासोच्छ्वास हो जाती हैं। कितनी? एक स्वस्थ मनुष्य में, मतलब ये उच्छ्वास माने पल्स, कितनी? 3773, समझ आ रहा है ना? तो आप अब ये इसका अंदाज लगा लेना। एक मुहूर्त कभी बैठ जाना समय करने के लिए, अपनी पल्स गिनते रहना, अगर गिन पाओ कांस्टेंट होकर के। स्वस्थ मनुष्य के लिए 3773 उच्छ्वासों में काम हो जाता है। स्वस्थ होना चाहिए, रोगी नहीं होना चाहिए। तो ये जो हम टाइम को बढ़ाते चले जा रहे हैं, इसी को हम जो है, अब हमने मुहूर्त बना लिया, फिर मुहूर्तों का हमने जो है एक दिन बना लिया, फिर एक दिन रात बना करके उसका हमने पक्ष बना लिया, फिर पक्ष बना करके महीने बना लिए, महीने से हम ऋतु पर चले गए, ऋतु से अयन पर चले गए, अयन से वर्ष पर चले गए, फिर हम वर्षों की गणना करते करते, है ना, करोड़ों पर चले गए, करोड़ों की गणना करते करते पूर्व पर चले गए। तो इस तरीके से जो हम बढ़ते चले जा रहे हैं, दीज ऑल आर द कलेक्शन ऑफ टाइम्स। समझ आ रहा ना? ये सब क्या है? ये सब निश्चय काल नहीं है, ये सब व्यवहार काल है। हमारा जो भी काम होता है वो व्यवहार काल से होता है, निश्चय काल से तो हमारा कोई काम होता ही नहीं। निश्चय काल तो हमें केवल शास्त्रों से जानने में आता है। काल द्रव्य है, उस द्रव्य के कारण से हर द्रव्य में परिणमन हो रहा है, और हर द्रव्य प्रति समय पर जो प्रवर्तन कर रहा है उसी के परिणाम स्वरूप क्रिया हो रही है, और उसी क्रिया को हम परत्व और अपरत्व के रूप में इस तरीके से देखते हैं। ये कालकृत परत्व अपरत्व कहलाता है ना? दूर पास भी होता है तो वो क्षेत्रकृत हो जाएगा, है ना? कोई आदमी अच्छा है, बुरा है, व्रती है, अव्रती है, ये सब भावकृत हो जाएगा। इसका यहां पे प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन किससे है? जो कालकृत परत्व अपरत्व है उसको यहां लेना है। तो इस तरह से ये सब काल द्रव्य के जो कार्य हैं ये सब हमको अनुभव में आते हैं, और जो कुछ भी चल रहा है वो सब इसी काल द्रव्य के माध्यम से, कहना चाहिए इसी उदासीन जो निमित्त है इसी के माध्यम से सबसे पहले यहीं से शुरू होता है। दूसरी चीजें तो बाद में आती हैं। अब आप कहोगे दिन रात तो सूरज के कारण से होते हैं महाराज, नहीं समझ आ रहा? सूरज चांद निकले छिपे निकले, फिर ऋतु फिर कर आवे, प्यारी आयु ऐसी बीते पता नहीं पावे। तो यहां तो यही कहा जा रहा है, और आपने भी बताया था, नहीं समझ आ रहा? मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतियो निर्लोके, इससे तत्कृत काल विभाग है, उसमें भी बताया था। कब आया था? चौथे अध्याय में आया था ना, तत्कृत
काल विभाग है। मतलब मेरु की प्रदक्षिणा देते हुए जो सूर्य चंद्रमा घूम रहे हैं, इनके द्वारा ही काल का विभाग होता है। तो ये जो काल का विभाग होता है वो, और ये जो आप बता रहे हो व्यवहार काल वो, और जो ये निश्चय काल है वो, इन सब का कॉम्बिनेशन कैसे बैठेगा? तो बिठाने से बैठेगा। समझ आ रहा है ना? जो दिख रहा है वो स्थूल है, और जो नहीं दिख रहा है वो उससे भी सूक्ष्म है। तो जो निश्चय काल पहले सामने रखो, उससे वर्तना, उससे परिणाम, उससे क्रिया। अब आप कहो सूरज घूम रहा है, तो सूरज में क्रिया हो रही है, स्थान से स्थानांतर हो रहा है। तो सूरज में जो क्रिया हो रही है वो क्रिया भी तो काल द्रव्य के कारण से ही हो रही है कि सूर्य एक गली में कितने टाइम तक रहता है, कितनी गलियों में कब चक्कर लगा करके पूरा कर लेता है। तो ये सब क्रिया भी जो सूरज के अंदर हो रही है उसमें भी निमित्त काल द्रव्य है। और फिर जो सूरज के घूमने से जो क्रिया हो रही है दिन रात होकर के, जो ये टाइम का विभाजन हो रहा है, वो सूरज के निमित्त से हो रहा है। समझ आ रहा ना? तो देखा जाए तो सूरज के पीछे भी कुछ उसकी क्रिया में भी जो निमित्त है, उसका भी परिणाम है, उसमें भी जो वर्तना हो रही है, उसके लिए भी कारण काल द्रव्य है। काल द्रव्य के माध्यम से, फिर सूरज की गति के माध्यम से, और फिर हमारे सोने उठने के माध्यम से, ये सब जो है क्या चल रहा है? दिन रात पूरे हो रहे हैं और वर्ष पूरे हो रहे हैं, और हर वर्ष बहुत जल्दी बर्थडे आ जाती है, और फिर धीरे धीरे डेथ डे आने वाला है ना? अभी तो बर्थडे आ रही है, डेथ डे का तो किसी को पता ही नहीं है, वो भी कभी आ जाता है। तो इसमें ये सब परिवर्तन में हर द्रव्य सहायक है, हर द्रव्य को निमित्त मानना है। इसलिए आपको पहले ही बताया था, कोई भी कार्य होता है उसमें कई कारण लगते हैं, तब एक कारण, ये सब कारण लग रहे हैं, उसी से सब काल द्रव्य के माध्यम से सब कार्य चल रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर आप इस टाइम को समझें, है ना? इस टाइम को कोई समझ नहीं पाया। आइंस्टाइन ने भी टाइम को अलग से डिफाइन नहीं किया, स्पेस के साथ टाइम डिफाइन किया है ना? स्पेस टाइम थ्योरी मिला करके दी, और उसी के साथ में जो है ये बताया गया कि कोई भी स्पेस है तो उस स्पेस में टाइम तो उसके किसी ना किसी रिलेटिव टी के साथ में चलता है। हम कितने टाइम में कौन सी चीज पर कहाँ तक गति कर पाते हैं, ये सब जो है एक रिलेटिव टी के साथ चलता है। तो जो विज्ञान जानता है वो केवल व्यवहार जानता है, व्यवहार कोई पकड़ सकता है। तो विज्ञान की गति परत तो परत के साथ हो जाएगी, क्रिया के साथ हो जाएगी, बहुत बहुत परिणाम तक पहुंच जाएगा, वर्तना तो कभी नहीं पकड़ पाएगा ना? तो विज्ञान कितना ही पुरुषार्थ करे तो वर्तना तक उसकी गति नहीं हो सकती। जो हो रहा है प्रति समय वो कभी भी विज्ञान के द्वारा अनुमान में आएगा, वो विज्ञान में नहीं आएगा। उसको आचार्यों ने कौन सा ज्ञान का नाम दिया? अनुमान ज्ञान। कि अगर कोई कार्य हो रहा है तो उसके पीछे भी उसको करने वाला कोई कारण है, तो उस कारण को जानना यही अनुमान ज्ञान के माध्यम से जाना जाता है। वो बिना किसी कारण, किसी स्पेशल, कोई जब उस कार्य को करने वाला वैसा द्रव्य नहीं होगा तो उसके बिना वो कार्य नहीं होगा। तो काल द्रव्य की सिद्धि भी हम अभी वर्तमान में या तो अनुमान से करेंगे या इस आगम ज्ञान से करेंगे, प्रत्यक्ष से तो हो नहीं सकती है काल द्रव्य की सिद्धि। तो मॉडर्न साइंस भी काल द्रव्य को सिद्ध नहीं कर सकती है, इसलिए आज तक टाइम की कोई डेफिनेशन नहीं बन पाई। स्पेस से रिलेट करके ही बस टाइम चलता है। कितनी दूरी को हमने कितने टाइम में माप लिया, और फिर वो दूरी जो है हम कितने टाइम कम में भी माप सकते थे यदि हम स्पीड से वो दूरी नापी जा रही है। मतलब कि स्पीड रिलेटिव टाइम का जो है व्याख्यान हुआ है, इंडिपेंडेंटली टाइम का कोई भी डेफिनेशन नहीं है साइंस के पास में। समझ रहा ना? तो यही बात बताती है कि हम केवल व्यवहार को जान रहे हैं, जो हमें यहाँ परत तो परत तो कहा गया है वही रिलेटिव टी की थ्योरी है, उसी के साथ में हम टाइम को जान सकते हैं। तो इस तरह से जो एक काल द्रव्य का उपकार है वो हमको समझ में आ जाना चाहिए। अब इसके आगे कुछ और चीजें बताई जा रही हैं। स्पर्श रस गंध वर्णवंतः पुद्गलाः। अब ये काल द्रव्य किन किन में क्या क्या काम करता है
और इन काल द्रव्य के माध्यम से जो द्रव्य अपने अपने काम कर रहे हैं उनमें एक द्रव्य पुद्गल द्रव्य भी है, और उस पुद्गल द्रव्य की क्या विशेषता है, अब यहाँ पर द्रव्यों की विशेषता के बारे में बताया जा रहा है। विशेष रूप से जिसे हम मैटर कहते हैं, और जो एक तरह से जड़ वस्तु है, जड़ पदार्थ है जिसमें कॉन्शसनेस नहीं है, उसको यहाँ पर बताया जा रहा है। उसका जो लक्षण है वो ये है, स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, ये चार चीजें जिसमें हो उसका नाम है पुद्गल। उसका नाम क्या है? इसी को हम कहते हैं मूर्तिक। फॉर्म जो बनती है किसी भी चीज को पकड़ने की, वो इसी पुद्गल से बनती है। और जो भी मैटर फॉर्म के साथ में है वो सब पुद्गल है, जो आपको किसी ना किसी आकार के साथ दिखाई दे रहा है। और जिस मैटर में किसी भी तरीके की हमें फॉर्म ना दिखे, है ना, ऐसा वस्तुतः वो द्रव्य के रूप में अगर हम उस मैटर को कहें तो वो मैटर अमूर्तिक द्रव्य कहलाएगा, जिसमें कोई स्पर्श नहीं, रस नहीं, गंध नहीं, वर्ण। तो ये स्पर्श, रस, गंध, वर्ण ये लक्षण केवल और केवल पुद्गल का है, न जीव का है, न धर्म का है, न अधर्म का है, न आकाश का है, न काल का है। 6 द्रव्यों में से केवल पुद्गल का है। पुद्गल में ही स्पर्श गुण है जिससे हम स्पर्श करते हैं, रस गुण है जिससे हम उसका रस लेते हैं, गंध गुण है जिससे हम अपनी नाक को तृप्त करते हैं, और वर्ण गुण है जिसके कारण से हम उसके रंग रूप को पहचानते हैं। बस ये 4 चीजें, इसी 4 चीजों से मिलकर के सारा संसार अपुद्गल बना हुआ है। रंग बिरंगा तरह तरह का जो भी है, बस इन चारों में ही घूमता रहता है। ओम अर्हम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने जाना कि व्यवहार काल में ही पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का डिवाइडेशन होता है। ये सापेक्षिक होता है, जहाँ से हम देखें वह वर्तमान, उसके पीछे भूतकाल और आगे भविष्य काल होता है। मनुष्य ने समझाया कि हमारे चलने के कारण काल पर भी चलने का आरोप लगता है। समय हमेशा वर्तमान ही रहता है, हम उसके अनुसार भूत और भविष्य कहते हैं। हम द्रव्य के परिणमन के कारण काल को पास्ट कहते हैं। परमार्थ या निश्चय काल में कोई डिवाइडेशन नहीं होता। इसकी दृष्टि से काल में बस वर्तमान होती है, कलेक्शन नहीं होते। व्यवहार काल से कलेक्शन शुरू होता है। टाइम की सबसे छोटी इनडिविजिबल यूनिट समय है। असंख्यात समय की एक आवली और असंख्यात आवली की एक नाड़ी होती है। ये हमारी पल्स और उच्छ्वास है। 7 उच्छ्वासों का एक स्तोक, 7 स्तोकों की एक लव और 38.5 लव की एक नाली या एक घड़ी होती है। 2 घड़ी या 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। अंतर मुहूर्त या भिन्न मुहूर्त एक समय से कम होता है। एक स्वस्थ मनुष्य एक मुहूर्त में 3773 पल्स या श्वासोच्छ्वास करता है। मुहूर्तों से दिन, दिनों से पक्ष, पक्ष से महीने बनते हैं, महीने से ऋतु, ऋतु से अयन, अयन से वर्ष बनते हैं, और करोड़ों वर्षों से हम पूर्व की गणना करते हैं। ये सभी व्यवहार काल है जो हमारे काम आते हैं। निश्चय काल तो सिर्फ शास्त्रों में समझ आता है। 4 अध्याय के सूत्र 13 और 14 में हमने पढ़ा था कि सूर्य और चंद्रमा के मेरु की प्रदक्षिणा करने से काल का विभाग होता है। मनुष्य ने व्यवहार और निश्चय काल से इसके कॉम्बिनेशन को सरलता से समझाया। जो दिखता है वह स्थूल है और जो नहीं दिखता वह सूक्ष्म है। सभी कार्य काल द्रव्य के माध्यम से चलते हैं। यहाँ तक सूरज का घूमना भी सूरज में हो रही गली में घूमने वाली स्थानांतर आदि की क्रियाओं में भी काल द्रव्य निमित्त है, क्योंकि उसका परिणाम और उसके पीछे हो रही वर्तना भी काल द्रव्य के कारण है। जैसे किसी भी कार्य के होने में कई निमित्त होते हैं,
वैसे ही दिन रात का विभाजन होने में सूरज का घूमना भी कारण है, काल द्रव्य भी और हमारा सोना उठना भी। हर द्रव्य इन सब परिवर्तन में निमित्त है। हमने जाना कि विज्ञान केवल व्यवहार काल जानता है, इसमें टाइम की अलग से डेफिनेशन ही नहीं है। इसे स्पेस टाइम थ्योरी में स्पेस के साथ ही डिफाइन किया है, जिसमें टाइम स्पेस से रिलेट ही चलता है, जैसे कितने टाइम में कहाँ तक गति हुई। विज्ञान की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को यहाँ परत्व अपरत्व बताया है। विज्ञान की गति क्रिया, परिणाम और परत्व अपरत्व से ही हो जाएगी, वर्तना तक नहीं जा सकती। प्रति समय जो हो रहा है वह विज्ञान में नहीं आएगा, अनुमान में आएगा। आगम अनुसार अनुमान ज्ञान के माध्यम से कार्य के पीछे के कारण को जाना जाता है। जब कार्य कराने वाला द्रव्य नहीं होगा तो कार्य भी नहीं होगा। वर्तमान में काल द्रव्य की सिद्धि अनुमान या आगम ज्ञान से होती है। इसकी सिद्धि प्रत्यक्ष नहीं हो सकती। सूत्र 23 में हमने जाना कि स्पर्श, रस, गंध और वर्ण पुद्गल के लक्षण हैं, अन्य द्रव्यों के नहीं। इसी से हम इनके रंग रूप पहचानते हैं। हमने जाना कि जो भी मैटर फॉर्म के साथ है वह सब पुद्गल है, कॉन्शियसनेस रहित है, जड़ है, मूर्तिक है। इन लक्षणों के बिना द्रव्य अमूर्तिक होते हैं। इन्हीं चार चीजों से मिलकर सारा संसार बना हुआ है। तो चलिए अब हम सभी चिरवाणी स्तुति करते हैं और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथियराणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर एक मुहूर्त में कितनी श्वासोच्छ्वास हो जाती हैं? 715, 2524, 3773, 4121। अध्याय 5 की कक्षा 31 के आज के सवाल का सही उत्तर है दोनों। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें।